हेलो स्टूडेंट, आज हम सीटेट का पेपर डिस्कस करेंगे जो 2012 में हुआ था। ऑफलाइन पेपर 1 to 5 CDP 1 to 5 CDP का 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन हो गया वैधता, दूसरा है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, तीसरा है प्रश्नों के प्रकार, चौथा है विश्वसनीयता। तो इसमें पहला क्वेश्चन का ये दूसरा सही होगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। हर एक अगर कोई टीचर अगर प्रश्न पत्र बना रहा है तो हर एक तरह का विषय वस्तु को शामिल करेगा उसको बच्चों को एग्ज़ाम के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। तीसरा है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षणों के लिए अनुभव या प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन में ये चौथा ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थी के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः किस रूप पे आधारित है। तो तीसरे क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है आकलन बहुत कियाफती मितव्ययी होता है। दूसरा है बाह्य परीक्षणों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानता है। तीसरा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। चौथा है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकाय को अपेक्षाकृत ज़्यादा सक्षम बनाता है। तो इसमें तीसरे को ऑप्शन है दूसरा, बाह्य परीक्षण की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्षमताओं को बेहतर जानता है। बाहर के लोगों से ज़्यादा अच्छा टीचर अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से जानता है, जो कि शिक्षण प्रक्रिया के साथ सीखने की क्रियाओं को उत्पन्न करके और उसको अनुभव या उपयोगी बनाता है और निर्णय लेने में निर्माण करता है बच्चों का। और चौथा क्वेश्चन है शिक्षार्थी वह व्यक्ति विभिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक ऑप्शन यहाँ है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। और फिर चौथा है परीक्षण की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो चौथे का ऑप्शन क्या होगा? चौथे का ऑप्शन है दूसरा, सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। विविध यानी कई तरह के अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए बच्चों को, किसी भी तरह बच्चे सीखे विभिन्न तरह के अनुभव, विभिन्न तरह की चीज़ें उपलब्ध कराना चाहिए जिससे बच्चे को सीख मिल सके। पांचवा क्वेश्चन है वाइगोस्की बच्चे के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पे बल देते हैं? किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पे बल देते हैं वाइगोस्की? तो यहाँ पहला है सामाजिक, दूसरा है अनुवांशिक, तीसरा है नैतिक, चौथा है शारीरिक। तो वाइगोस्की हैं जो ये समाज में बच्चा क्रिया करके सीखता है उस पर ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि वाइगोस्की के सीखने और सामाजिक कार्य के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। उनके अनुसार करके सीखना यानी सक्रिय रूप से सीखने की अपेक्षा व्यवहारिक रूप से या तथा रचनात्मक ढंग से सीखने के लिए अधिक बल देते हैं। तो ये हुआ सामाजिक, पहला ऑप्शन सही है सामाजिक, वाइगोस्की के अनुसार, ध्यान रहे। और छठा क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्य को उपयोगी बनाती है, वह डैश डैश से प्रभावित है। वो किससे प्रभावित है? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी के विभिन्न अधिगम शैलियों के। तो ऑप्शन है इसमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोस्की सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ कोलबर्ग जो दे रहे हैं, कोलबर्ग नहीं, ये गार्डनर है जो बहुबुद्धि के सिद्धांत का संतुष्ट करते हैं, जो बहुबुद्धि के सिद्धांत है। यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है। सातवां का देखते हैं एक शिक्षक अपने
एक शिक्षक अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। एक शिक्षक अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए सामूहिक चर्चा या सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से समूह में बच्चों को बैठा करके समूह में या कुछ कुछ का ग्रुप बना करके उसमें बच्चों को सक्रिय रखने का काम करता है। तो ये इस सिद्धांत किस पे आधारित है? तो पहला है सक्रिय भागीदारी, दूसरा है अनुदेशात्मक सामग्री का उचित संगठन, इसमें इस तरह का कुछ है ही नहीं। और तीसरा देखिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी नहीं हो सकता। चौथा सीखने की तत्परता, ये भी नहीं है। तो ये है पहला सक्रिय भागीदारी। एक बच्चों का एक ग्रुप बना करके बच्चों को सिखाने के लिए ग्रुप छोटा छोटा ग्रुप बना देंगे 4-4 5-5 बच्चों का, तो उसमें बच्चा क्रिया करके सीखेगा, एक दूसरे से सीखेगा, सहयोग से सीखेगा, एक दूसरे का चर्चा करके सीखेगा, भागीदारी। तो ये भागीदारी के सिद्धांत है सक्रिय। सातवां आठवां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक से प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ विषय वस्तु प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु, अधिगम अनुभव की प्रक्रिया। तो ये नहीं होगी प्रकृति, तो ये नहीं होगी, ये इसका पहला होगा, पहला ऑप्शन विषय वस्तु प्रवीणता, ये होना चाहिए। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में है राज्य स्तर की एक एकल संगीत प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो यह दर्शाता है एक स्कूल है और जो एकल सिंगिंग के लिए प्रतियोगिता कराता है, तो वो विद्यार्थियों को तैयार करने में महिलाओं को ज़्यादा वरीयता देता है, जबकि पुरुषों को उतना वरीयता नहीं देता है। तो ये किससे प्रभावित है? तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह जेंडर वयस्क है। जेंडर वयस्क इन द सेंस कि किसी एक लिंग को, किसी एक जेंडर को प्रोत्साहित करना, ये इसको दर्शाता है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बीजों का अंकुरण संकल्प के शिक्षण की सबसे प्रभावशाली पद्धति क्या है? सबसे प्रभावशाली पद्धति कहते हैं, इसमें पहला है विस्तृत व्याख्या करना, दूसरा विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना, तीसरा श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, चौथा बीज की वृद्धि के चित्रण करना। तो इसमें 10वें का ये दूसरा सही है। 10वें का दूसरा सही है कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज को बोना और उसके चरण को अवलोकन करना, उसके किस तरह से पहले बीज को किस तरह का वो तैयार किए हैं, किस तरह का तैयार किए हैं, फिर उसके बाद उसमें बीज को कैसे डाले हैं, फिर पानी कैसे डाले, फिर बीज कितना बड़ा हुआ, तो ये सब चीज़ का अवलोकन करना बच्चों के द्वारा। 10वां क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि जब बच्चा पढ़ाई में फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, दूसरा है बच्चे के उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया गया, तीसरा है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, चौथा व्यवस्था फेल हुई। तो इसमें अगर बच्चा फेल होता है, जब बच्चा फेल होता है तो ये सिस्टम होता है, सिस्टम फेल होता है, व्यवस्था फेल होती है, ये इसमें बच्चों को ब्लेम नहीं जाता है। तो ये है सिस्टम फेल होता है, व्यवस्था फेल होती है, यानी फोर्थ ऑप्शन। 12वां देखते हैं, शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इस 12वां है, इसका ए है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होगा, दूसरा बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाना, तीसरा रटने को प्रोत्साहित करना, चौथा अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाना, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाना। तो इसमें 12वें क्वेश्चन का दूसरा सही है कि शिक्षा बाल केंद्रित आधारित होता है, यानी दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा के इसमें ऑप्शन है हंसियाएँ एवं स्थिति वर्ग में शिक्षकों को शामिल करने से संबंधित है, दूसरा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाना, तीसरा दाखिला संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, चौथा तत्वों की शिक्षा यानी मरणोपरांत से संबंधित है। तो 13वें का ये दूसरा ऑप्शन सही है, 13वें का दूसरा।
समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को उत्सव मनाना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है विभिन्न और क्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षा में बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के साथ शामिल करना और साथ में शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इसमें पहला है निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा है लघुतात्मक प्रश्न, तीसरा है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, चौथा है सत्य एवं असत्य उत्तर वाला प्रश्न। तो 14 का आपका चौथा हुआ सत्य असत्य, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो कैसा होता है? तो ये सत्य और असत्य। 14 का चौथा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षक की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षक की विशेषता है? जिसमें पहला है समय सारणी में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, दूसरा है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों को आधारित अनुदेश, तीसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, चौथा है बार बार ली जाने वाली परीक्षा। तो इसमें चौथा में है कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है प्रगतिशील शिक्षा, तो इसमें होगा ये समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। जैसे समय सारणी का मतलब हुआ कि समय टाइम पे क्लास लेना, टाइम पे सब्जेक्ट को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाना उस पर ध्यान देना, और बैठने की व्यवस्था यानी ऐसा नहीं कि पहले बड़े बड़े लोगों को आगे बैठा दीजिए फिर छोटे छोटे लोगों को पीछे, ऐसा नहीं। बैठने की व्यवस्था एक क्रम में होनी चाहिए कि पहले छोटे लोग आगे बैठे और जिसको दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है वो लोग भी आगे बैठे। तो इस तरह है ये 15 का ए सही हुआ। आगे देखते हैं 16 नंबर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियां गामा संवेद प्रेषक अवस्था जिसके साथ संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला है सामाजिक मुद्दों को, दूसरा है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण को, तीसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, चौथा वैकल्पिक के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो 16 नंबर का दूसरा हुआ। 16 नंबर का दूसरा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामी संवेदनशील प्रेषक तथा अवस्था अनुक्रिया स्मृति और मानसिक निरूपण की अवस्था के साथ संबंधित है। और ये 16 नंबर को 17 नंबर है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो पहला है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देना। दूसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देना। तीसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाना। चौथे के नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना। तो यहाँ 17 का चौथा क्वेश्चन सही होगा, चौथा नंबर, क्योंकि इसमें बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन लोगों को ज़रूरी है कि सामूहिक चर्चा हो, किसी बात को लेकर चर्चा हो, बच्चों से खुद पूछा जाए कि इस चीज़ पे, इस मुद्दे पर ये आपका क्या मतलब, आप किस तरह का सोचते हैं, किस तरह का बताते हैं, इस सब चीज़ों पे बच्चों का राय लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समस्याओं के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समन्वयों के साथ प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें पहला है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है, और फिर दूसरा है वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें। तीसरा है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। चौथा है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो इसमें होगा आपका चौथा कि ऐसा पढ़ाया जाए, ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए कि जिससे बच्चे को सामाजिक कौशल भी सीखा जा सके, बच्चे सामाजिक कौशल भी सीख सके। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 19वां। जब एक नियोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब कोई बच्चा पहली बार जब विद्यालय आता है तो उसको क्या चीज़ें करनी चाहिए? पहला है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा है बच्चों को नियोग्य के अनुसार उसे विषय विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तीसरा उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। चौथा सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए।
तो ये आपका 19 में हो गया, ये दूसरा सही है, दूसरा सही। बच्चों को नियोग के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो जो प्रस्ताव देना चाहिए। दूसरा सही है। 20वां देखते हैं। प्रातः शिक्षार्थियों की त्रुटि की ओर संकेत करता है। प्रातः शिक्षार्थियों का त्रुटि किसकी ओर संकेत करता है? तो इसमें पहला है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर, दूसरा वे कैसे सीखेंगे, तीसरा यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, चौथा सीखने की वो अनुपस्थिति को सीखने। तो इसमें होगा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर सही है। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, उनकी त्रुटियाँ हमें ये बताती हैं। तो आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो इसमें पहला प्रकलन का निर्माण करना, परिपक्वता का निर्माण करना, परिपक्वता का प्रकल्पना का निर्माण करना, प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता या प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो 21 का तीसरा समस्या के प्रति जागरूक करना। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है कि समस्या के प्रति जागरूक करना, जिससे तार्किक चिंतन निहित होता है उसमें। 22 नंबर देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। पहला है केवल अनुवांशिक, दूसरा है पालन पोषण और शिक्षा, तीसरा अनुवांशिक और वातावरण की अंतःक्रिया, चौथा है केवल वातावरण। तो इसमें आपका तीसरा हुआ, तीसरा सही है, तीसरा इसमें आपका सही है। शिक्षण वातावरण का अंतःक्रिया करता है, क्योंकि अनुवांशिकता हमें विकास होने की क्षमता प्रदान करता है तथा इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर में हमें वातावरण से मिलता है। तो इसके लिए 22वां का तीसरा सही है। 23वां देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीख सकते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। और तो इसमें आपका ये सही होगा, पहला नंबर कि बच्चों का विकास दर है जो विभिन्न स्तर पे होता है और ये विभिन्न तरीक़ों से ये सीखते हैं। 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 24 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो पहला व्यवसायिक, दूसरा अनुभवी, दूसरा भावनात्मक और चौथा आध्यात्मिक। तो इसमें है 24 का क्वेश्चन है, ये बी सही हो गया। अनुभविक होकर के ही सीखा जा सकता है, सीखने का क्षेत्र है, क्योंकि अनुभव के द्वारा ही हमें मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन होता है, हमारे मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन होता है और हम अनुभव करके ही सीख सकते हैं किसी चीज़ को। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, जब बच्चा कार्य करता है और उसके बाद उबने लगता है, तो यह किस बात की ओर संकेत करता है? तो इसमें पहला है बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है, बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है। दूसरा है संभवतः कार्य निरंतर रूप से बार बार हो रहा है। तीसरा बच्चा बुद्धिमान नहीं है। चौथा है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। नहीं तो ऐसे ये सब चीज़ें गलत है। इसमें आपका ये दूसरा सही होगा कि बच्चा किसी चीज़ को बार बार करे, यांत्रिक रूप से बार बार होना ही बच्चे में उबने लगने का लक्षण है, क्योंकि एक ही चीज़ को बच्चा बार बार करेगा तो वो उबने लगेगा। तो ये यहाँ पे दूसरा ना सही है। 26वां देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। समाजीकरण से तात्पर्य पहला है सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना, दूसरा है अपने सामाजिक मापदंड बनाना, तीसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना, चौथा है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना। तो 26वां का होगा ये चौथा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, सामाजिक तत्परता से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत
तो 27 का पहला है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं हैं, अंत संबंधित नहीं है। दूसरा है सभी की विकास दर समान नहीं होती। तीसरा है विकास हमेशा रेखीय होता है। चौथा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें आपका ये दूसरा सही होगा, दूसरा नंबर सही है। विकास सभी की विकास दर समान नहीं होती, सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये चीज़ें इसमें सही है, दूसरा नंबर। 28वां देखते हैं मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कि मानव विकास विभाजित किया जाता है पहला है शारीरिक, इसका ऑर्डर क्या, सीक्वेंस क्या क्या है, कैसे कैसे उसको रखना है। तो ये पहला सामाजिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। फिर दूसरा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, यानी फिजिकल हुआ, फिर फिजिकल और फिर संज्ञानात्मक यानी क्रिएटिव, फिर इमोशनल, फिर सोशल। तो इसका ऑप्शन कैसे रखना है। और ये तीसरा नंबर है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। चौथा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसमें 28 का ये चौथा होगा कि साइकोलॉजिकल होगा, फिर क्रिएटिव होगा, फिर इमोशनल होगा, फिर शारीरिक होगा। तो ये चौथा नंबर सही होगा, विभाजित किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने से विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थियों इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश डैश पर आधारित है। उपागम किस पे आधारित है। तो यहाँ हुआ ज्ञान के निर्माण पे पहला, दूसरा है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध, तीसरा पुनर्बल के सिद्धांत पे, चौथा अधिगम के सक्रिय। तो यहाँ हुआ ज्ञान, पहला यहाँ ज्ञान हुआ, ज्ञान से संबंधित है, उपागम निर्माण पर आधारित है, क्योंकि शिक्षक दृश्य सामग्री की सहायता से शिक्षक को विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान से जोड़ रही है तथा उसके अनुभव के आधार पर पोषण की संकल्पनाओं को सिखा रही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो इससे ये क्या अनुभव करता है, ये इस किसके कारण होता है, बच्चे रोता है क्यों। तो इसमें है वियोग सुचिस्तता, सामाजिक सुचिस्तता, तीसरा है संवेगात्मक और चौथा है अजनबी। तो इसमें आपका तीसरा नंबर सही होगा। इमोशनली टच में रहता है, क्योंकि जब माँ ली रहती है बच्चों को तो बच्चा उसको स्पर्श करता है। पहले तो कुछ बोलना समझना तो बच्चा जानता नहीं, तो स्पर्श से अनुभव करता है। तो जब और स्पर्श जैसे ही दूसरे जैसा होता है तो बच्चा रोने लगता है। तो ये हुआ 30 क्वेश्चन। आज हमने CDP 2012 का 30 क्वेश्चन डिस्कस किया है और आगे भी आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।